हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी के आपके अपने चैनल एवोल्ड लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 इतिहास से आरंभिक मानव को पढ़ेंगे वन शॉट में। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। नोट्स देख रहे हैं आप, आसान भाषा में ये नोट्स लिखा हुआ है, इसे हम आपको पढ़ेंगे और आसानी से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा की कहानी। तो देखिए हड़प्पा की क्या कहानी है। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कही जाती है। यह सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कही जाती है। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है। अब हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कही जाती है ये तो आप समझ गए, क्योंकि सबसे पहली खुदाई जो है वो हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है, सिंधु सभ्यता को। उसके बाद है लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देखिए हड़प्पा की जो पता चला है साक्ष्य का, वो 80 साल पुराना है। ये पुरातत्वविदों ने इसका पता लगाया है, वो 80 साल पुराना है, ठीक है। और ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। ये इन नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो वो सबसे पहले आरंभिक में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो बहुत पुराना है, इसीलिए उसके बाद जो भी वस्तुएं अवशेष में मिले हैं, साक्ष्य में जो भी मिले हैं पुरातत्वविदों को, वो हड़प्पा सभ्यता का ही पूरा स्थल को माना जाता है। पूरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का ही माना जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था उससे पहले ग्रामीण था। जब हड़प्पा सभ्यता हुआ तो शहर बन गया। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले, ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की नगरों जो था उसकी विशेषता क्या थी? तो देखिए इन नगरों में पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम जो भाग है वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। अब आपको नगर दुर्ग समझने में कोई कठिनाई नहीं आती होगी। तो नगर दुर्ग क्या होता है? जो नगर ऊंचाई पर बनी होती है उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, ठीक है। अब इन नगरों में पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है, ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों में नगर दुर्ग से कहा जाता है, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है। ऊंचाई वाले भाग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, आप इमेज में देख सकते हैं। अब है मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो क्या होता है? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो स्नानागार क्या होता है? स्नान करने का जगह, स्थान स्नानागार कहा जाता है, ठीक है। इस स्नानागार में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज स्नानागार था, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो को ही सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सबसे बड़ा शहर किसको माना जाता है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो को। यही वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ये मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। यहाँ मृतकों का बहुत बड़ा टीला है। मोहनजोदड़ो के मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है मोहनजोदड़ो से, मृतकों का बहुत बड़ा टीला, ठीक है। अब है कालीबंगा और लोथल। ये प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए हम कालीबंगा और लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड, ठीक है। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड जब मिले हैं तो यज्ञ किए जाते होंगे या अन्य प्रकार के कोई जादू टोना सब किए जाते होंगे कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, देखिए इन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं।
हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडारगिरी मिले हैं। भंडारगिरी कहने का तात्पर्य है कि अनाज रखने का जगह। नगरीय जीवन, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। देखिए, नगरीय जीवन की जब बात आती है तो उस समय में लिपिक भी होती थी। लिपिक कोई भाषा की जो प्रमुख छोटी इकाई होते हैं वो लिपिक भी होती थी उस समय में। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार का लिपिक होते थे उस समय का। ये सिक्का है उस समय का। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। आप इमेज में देख सकते थे इस प्रकार का वस्तुएं बनाते थे उस समय के शिल्पकार। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस समय भी। लोग लंबी यात्राएं करते थे और यात्राएं कोई बाइसिकल से नहीं करते थे, वो लोग पैदल करते थे। नगर और शिल्प, देखिए हड़प्पा में पुरातात्विदों को अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुएं मिले हैं। हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो आर्कोलॉजिस्ट को ये सब मिले हैं। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। देखिए, ये जो आप आयताकार दिख रहे हैं इन पे जानवरों का चित्र, आप यहाँ पे देखिए जानवर बना हुआ है, जानवरों का चित्र मिले हैं सोने चांदी समय। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास मतलब शायद रुई होती है, तो मेहरगढ़ में संभवतः कपास की खेती होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी मिले हैं अवशेष में, फूलदान का ढक्कन मिले हैं अवशेष में, तांबे का वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं अवशेष में। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई किया गया तो ये निकले। ठीक है, फेन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। फेंस, देखिए आप इसी में देख लीजिए, यही होता है फेंस। फेंस एक प्रकार का बालू से बना हुआ होता है, सीमेंट बालू से फेंस बना होता है। फेंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देता है। ठीक है, फेंस से जो बनी है वो सूत का कटाई करने का संकेत देता है। अब है विशेषज्ञ किसे कहते हैं, ये था आपके बुक में तो हम दे दिए यहाँ पे। देखिए, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनका चमकाना, तो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। जैसे देखिए, आप सभी को डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो एक डॉक्टर होता है नॉर्मल, जो सब विभाग का होता है। एक होता है विशेषज्ञ जो सिर्फ आँख को देखेगा, आँख का विशेषज्ञ। एक होता है नाक का विशेषज्ञ, मतलब विशेषज्ञ कोई एक पार्ट का विशेषज्ञ होता है। उस आदमी को उस पार्ट के बारे में पूरा जानकारी होता है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में कच्चे माल की खोज। देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या तो फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। देखिए, कच्चा माल आप अगर आपसे पूछ दे इस चैप्टर में जब पढ़ें तो कच्चा माल तो पूछेगा, तो कच्चा माल क्या होता है। देखिए, उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपको मिल जाए वो कच्चा माल हो, या तो फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। या तो उत्पादन करेंगे किसान या पशुपालन, खेती करेंगे, तो उनसे में से जो निकलेगा वो भी कच्चा माल ही हुआ। ठीक है, जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसानों द्वारा जो पैदा किया गया है रुई, उसे कच्चा माल कहा जाता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज भी राजस्थान से करते थे। ये हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात क्या होता है, जाना आना, संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। आज जहाँ पर राजस्थान है वहाँ से करते हैं लोग, आयात आते जाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु 3 को आयात जो करते थे वो आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पदार्थ का आयात
गुजरात से और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए सोने का जो आयात होता था तो वो कहाँ से होता था, आधुनिक कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य का जो पदार्थ का आयात होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। सिंधु सभ्यता के लोगों को जीवन यापन करने के लिए मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता में मुख्य आधार कृषि था, उसमें कोई और इतना विकसित नहीं हुआ था कि कोई दूसरे जॉब कर सके, तो उसमें कृषि ही था, उस पर ही जीवन आधारित था लोगों का। उस समय के लोग दाल, गेहूं और सरसों उगाते थे, मटर भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार का हल का वो इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, मगर लकड़ी के बनाए हल का आकार का खिलौना मिले हैं। देखिए हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, हल नष्ट हो गए, लेकिन उस समय के बच्चे हो सकते होंगे हल को देख के खिलौना बनाते होंगे, तो वो अवशेष मिले हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि उस समय में हल से जुताई होता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए धोलावीरा नगर, यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धोलावीरा का ज़मीन थी वो उपजाऊ थी और साफ पानी यहाँ मिलता था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे दीवारों बनाई गई थी। धोलावीरा के नगर में ऊंचे ऊंचे पत्थर बनाए गए थे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जैसे मुख्यालय सब होता है ऐसे ही धोलावीरा नगर में था। ठीक है, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, यहाँ जो मिले हैं कुछ अवशेष वो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में, पदार्थों में कुछ पाया गया है। अब है गुजरात की खमात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी। उपनदी क्या होता है, सहायक नदी को उपनदी कहा जाता है। ठीक है, उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। देखिए जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था या पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ें का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। कच्चे माल क्या होता है, जो किसान उपजाते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है। ठीक है, आसानी से मिल जाता था, या तो पत्थर, शंख और धातु जैसे बनाई गई चीज़ों को महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय में। ठीक है, लोथल नगर में। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। भंडारगिरी अन्न रखने का गिरी। इस भंडारगिरी से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिली है। मुहरबंदी क्या होता है, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। मोहरबंदी होता है जो गीली मिट्टी होती है तो वो रखते होंगे वहाँ पर, तो उनकी छाप बढ़ जाती है, उसे मोहरबंदी कहा जाता है। मुद्रांकन और मोहरबंदी सब मिले हैं लोथल नगर में। अब है लोथल का बंदरगाह। बंदरगाह सीपोर्ट, जहाँ पे सीपोर्ट होता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, बंदरगाह सीपोर्ट कहा जाता है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नाव रुकती थी। देखिए जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये हो सकता है वो उस समय का बंदरगाह रहा होगा सीपोर्ट, यहाँ पे नाव रुकते होंगे, ऐसा माना जाता है। अब है मुद्रा मोहर उसे कहा जाता है, और मुद्रांकन या मोहरबंदी। तो देखिए मोहरबंदी तो आपने समझ गया, जो मुद्रा रखते थे गीली मिट्टी पर छापा जाता है उसे मोहरबंदी कहा जाता है। मोहर का प्रयोग सामान्य से भरे डिब्बे या थैली को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। उस समय माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उस समय में मोहरों का प्रयोग जो है वो डिब्बे या थैली पर चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, इस्तेमाल मोहर का या मुद्रा का। ठीक है, अब है मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहरबंदी किसे कहते हैं, तो मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। जब ये सभ्यता अंत हो गया उसका रहस्य क्या है, सिंधु सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है, तो देखिए लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया है।
देखिए लगभग 3900 साल पहले जो है ये बहुत बड़ा अचानक से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों हो तो देखिए वो बताएंगे आगे। तो देखिए दूर दूर से कच्चे माल का आयात होना बंद हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल का निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर ही झुग्गीनुमा घर या झोपड़ी बनाने लगे। झुग्गीनुमा मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, तो सड़कों पर ही बनाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन नदियों सूख गई थी, अन्य का कहना है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, जंगलों का विनाश हो गया। देखिए कहा जाता है विद्वानों सबका कि या तो बाढ़ आ गया होगा, इसके कारण सभ्यता का अंत हो गया, या तो नदियाँ सब सूख गई होगी तो इसके कारण लोग सब वहाँ से छोड़ के भाग गए होंगे मोहन स्थल को, प्रमुख स्थल को, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल को छोड़ के भाग गए होंगे लोगों सब, या तो सूख गए होंगे नदी सब, या तो बाढ़ आ गई होंगी, ऐसा मानना है। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। देखिए बाढ़ और जब नदी सूखेगा तो कुछ ही इलाकों में सूखेगा, सभी इलाकों में तो नहीं सूख जाएगा। तो ये स्पष्ट नहीं होता है कि बाढ़ और सूखने के कारण ये सभ्यता का अंत हो गया, ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। आधुनिक जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है और सिंधु और पंजाब भारत में आता है, पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। इससे लगभग 1400 साल बाद नई नगरों का विकास हुआ। जब ये उजड़ गई तब 1400 साल उसके बाद एक नई नगरों का विकास हुआ वहाँ पर। तो उसके बाद है मिस्र, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मिस्र। देखिए नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी को छोड़कर आसपास में जितने भाग हैं मिस्र का वो रेगिस्तान में आता है, ठीक है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासक या शासन करने वाले राज्यों ने सोना चांदी लकड़ी हीरो लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है, पिरामिड, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं ऐसा होता था पिरामिड। देखिए राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर रखा जाता था। इन सब को मम्मी कहा जाता है। आप देखते होंगे न्यूज़ में यहाँ से मम्मी निकला है, जब खुदाई किया गया तो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ऐसे आप इमेज ऐसे आप देखते होंगे न्यूज़ में, ठीक है। तो इस प्रकार का पिरामिड होता था, इसके अंदर राजा महाराजाओं का सब रखा जाता था। जब उसकी खुदाई होती थी तो वहाँ से मम्मी निकलती थी, उसे मम्मी कहा जाता था। इन सबों के साथ अनेक चीज़ों दफनाई जाती थी, जैसे वस्त्र, गहने, हथियार, अनेक सेवक को भी दफना दिया जाता था। उस समय का मानना था कि दूसरा जीवन होता है, तो दूसरा जीवन के लिए उस समय के लोग वहाँ पे वस्त्र, जानवर सबको और सेवक को भी दफना दिया जाता था। उनका जो सेवक था उनको भी दफना दिया जाता था मिस्र में, मिस्र की सभ्यता में। ये पढ़ेंगे आगे हम। तो यहाँ पे चैप्टर आपका एंड हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चैप्टर 4 पढ़ेंगे इतिहास का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें दोस्तों।